तो अब हम सोजी को देखते हैं जो कि रेनरी और कात्सुबाटा के पास आता है और बोलता है, कात्सुबाटा मैं तुमसे एक हेल्प लेने आया हूँ। दरअसल पिछली फाइट में मैंने नोटिस करा कि मेरी जो साइबर किनेसिस की पावर है वो तो काफी ओपी है, लेकिन मेरे को लड़ना नहीं आता। तो क्या तुम मुझसे स्पारिंग सेशन कर मुझे जूडो कराटे सिखा सकते हो? लेकिन वो देखता है कात्सुबाटा अपने फोन में किसी को गाली वाली दे रहा होता है। दरअसल कात्सुबाटा की यह आदत होती है कि ये ट्विटर एंड इंस्टा पे ये जो अजीब अजीब सी हरकत करते हैं, जैसे कि दीपक कलाल और थारा भाई जोगिंदर, इन जैसे बंदों को सीधा करने के लिए काफी क्रिटिसाइज करता है। और जब तक ये ऐसा ना कर ले इसे शांति भी नहीं मिलती। अब काफी सारे लोगों को गालियां देने के बाद कात्सुबाटा का मन शांत हो जाता है और फिर वो अपनी चाय पीनी स्टार्ट कर देता है और सोजी को भी बोलता है, हाँ भाई चाय पी ले, इससे तेरा दिमाग थोड़ा शांत रहेगा और तू ढंग से अपना प्लान को समझ पाएगा। तभी सोजी बोलता है, कात्सुबाटा अगर बुरा न मानो तब मैं तुमसे एक और सवाल पूछूं क्या? हाँ पूछो। क्या तुम किसी गैंग के मेंबर थे? वो जब हम हॉट स्प्रिंग में नहा रहे थे तब मैंने तुम्हारे हाथ पर एक टैटू देखा था जो कि गैंग के मेंबर्स ही जनरली रखते हैं। तभी रेनरी बोलता है, अबे ओए सोजी इधर देख, ये है कात्सुबाटा की हाई स्कूल की फोटो और हम देखते हैं कात्सुबाटा को जो कि एक गैंग का मेंबर होता है, आई मीन लीडर होता है। अबे ओए ये सारी चीजें सबको नहीं दिखाते। तब रेनरी सोजी को बताता है, तुम्हें पता है मैं और कात्सुबाटा बचपन के दोस्त है। तभी सोजी बोलता है, इसे क्लास रैप किसने बना दिया? और तभी कात्सुबाटा ही बोलता है, अबे ओए रेनरी तू भी तो मेरी गैंग का मेंबर था ना। अब ये दोनों बहस ही कर रहे होते हैं और सोजी बोलता है, थैंक यू मेरे साथ ये चीजें शेयर करने के लिए, मैं तुम सभी लोगों के बारे में और ज्यादा जानना पसंद करूंगा। तभी रेनरी बोलता है, वाओ सोजी मुझे लग रहा था तुम भी और फ्लेमेटर्स की तरह होगे, लेकिन तुम तो काफी अच्छे हो, पूछो मेरे से क्या पूछना है। लेकिन तभी बीच में कात्सुबाटा से बोलता है, हाँ भाई लग रहा है तू यहाँ पर किसी काम से आया था। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद सोजी किसी को ढूंढ रहा होता है और सोजी ढूंढ रहा था हाइजिमा को, क्योंकि रेनरी ने उसे बताया था अगर तुम्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीखना है तो हाइजिमा से अच्छा टीचर कोई भी नहीं होगा। अब जब वो हाइजिमा के पास बात करने जाता है तो वो बात नहीं कर रही होती और आसपास काफी सारी डॉल्स रखी होती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी ओरिजिनल वाली हाइजिमा उसके ऊपर आती है और बोलती है, हाँ भाई यहाँ पर क्या कर रहा है? तो सोजी बोलता है, अबे हाइजिमा ये इतनी सारी डॉल्स यहाँ पर क्या कर रही है? तब हाइजिमा बताती है, ये जो डॉल है ये इसकी रियल बॉडी नहीं है, बल्कि इसकी रियल बॉडी और कहीं पर है। जैसे कि हम पीसी में गेम खेलते हैं वैसे ही हाइजिमा की ओरिजिनल बॉडी साइबर किनेसिस की मदद से डॉल्स को कंट्रोल कर सकती है। अब सोजी उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के लिए बोलता है और हाइजिमा काफी एक्साइटेड हो जाती है। फिर ये लोग ट्रेनिंग ग्राउंड्स में जाते हैं जहाँ पर इमोटो एक काफी बड़ी हाइजिमा की डॉल लाया था, लेकिन शुरुआत में हाइजिमा अपनी छोटी डॉल के साथ ही फाइट करती है। राउंड 1 की फाइट स्टार्ट होती है और सोजी उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था, लेकिन तभी उस पर ये भारी पड़ जाता है और इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इमोटो बोलता है, अबे भाई सीरियस ले ले, तुझे लग रहा है नहीं पता, हाइजिमा जो है वो ई स्पोर्ट्स गेम की टॉप प्लेयर है, उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। और अब सोजी अपनी फ्लेम्स को निकाल लेता है तो हाइजिमा बोलती है, लग रहा है तुम सीरियस हो तो मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। और हम देखते हैं इसकी दूसरी एबिलिटी, हाइजिमा की एक डॉल जो दूसरी डॉल की आंखों में देखती है तो कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है और दूसरी डॉल को अब हाइजिमा कंट्रोल कर पाएगी। और हम देखते हैं दूसरी डॉल को जो कि एक ह्यूमन साइज की काफी भारी और ताकतवर डॉल थी जिसे कि डेमी-चान के नाम से जाना जाता था। और अब इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सोजी देखता है कि वो इस पर एक हिट भी लैंड नहीं कर पा रहा और इसके अटैक को इजीली ब्लॉक कर पा रही है। लेकिन यहीं पर सोजी इससे काफी बुरी तरीके से पिट रहा था। वो सोजी को बोलती है, अगर तुम्हें अपनी फाइटिंग इंप्रूव करनी है तो ब्रीथिंग और रिदम पे फोकस करो। और अब सोजी वैसा ही करता है, पर अब ये दोनों इक्वल फुटिंग पर लड़ रहे थे। इमोटो भी हैरान हो जाता है, इतनी तगड़ी इंप्रूवमेंट और वो भी बस एक ही टिप से, ये तो कोई प्रोडिजी है। और तभी हाइजिमा बोलती है, लग रहा है तुम्हें नहीं पता लेकिन मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशल मूव करंट स्ट्रीम। और यहीं पर सोजी गिर जाता है और अब सोजी से बोलता है, आप काफी अमेजिंग हो मास्टर, क्या मैं आपको मास्टर बुला सकता हूँ? अब वापस से ये दोनों नर्स के ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर मीना चानी ने बोलती है, अबे बार बार यहाँ पर मत आया करो, तुम्हारी वजह से प्रिंसिपल मेरे ऊपर गुस्सा होती है क्योंकि मुझे उन्हें बूढ़े से रोज जवान बनाना होता है। और सोजी नर्स के ऑफिस में से जा रहा होता है और मन ही मन सोचता है, रियल हाइजिमा कैसी दिखती होगी? क्या वो कोई डरावनी सी दिखने वाली लड़की होगी या कोई लड़का जो कि वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करता है? लेकिन तभी वो चलते चलते दो लड़कियों से टकरा जाता है। उरुगुसावा उसे बोलती है, सोजी तुम लड़कियों के डोम्स में क्या कर रहे हो? देखो तुमने हियोरी को गिरा दिया। हियोरी क्या तुम हाइजिमा हो? मास्टर हाइजिमा। और
सोजी की बात सुनकर वहाँ से भाग जाती है और तभी हाइजिमा की जो डॉल होती है वो आकर सोजी को बोलती है, अबे ये कोई रोम-कॉम एनिमे नहीं चल रहा जो तुम कॉर्नर पर लड़कियों से टकराओगे। और हमें ये पता चलता है ये जो हाइजिमा है ये काफी डरपोक किस्म की लड़की है, इसे काफी ज्यादा शर्म आती है, तो वो अपनी रियल फीलिंग्स अपनी डॉल के जरिए कन्वे करती है। अब ये सभी लोग वापस से अपनी क्लास में जाते हैं जहाँ पर आजाकी ने बोलता है, तो हमारे पिछले सैड बॉय के एनकाउंटर के बाद हमारे स्कूल की एक टीम स्पेशलाइज्ड बनेगी जो कि उसे हराएगी और एक्सरसाइज कर इस दुनिया को उसके आतंक से बचाएगी। लेकिन ये कोई इजी टास्क नहीं होने वाला है, उसकी फ्लेम्स काफी पावरफुल है। आज तक वो हमारे 2 टीम्स को हरा चुका है, लेकिन इस बार हमारे पास उसकी अच्छे से लोकेशन है और हम एक टीम को स्पेशलाइज करने वाले हैं जो कि उसे एक्सरसाइज करेगी। लेकिन उसके लिए जो मेंबर्स हैं वो डिसाइड हो गए स्कूल के उस टूर्नामेंट में जिसमें कि क्लास 1A और 1B एक दूसरे के साथ फाइट करेगी। और ये टूर्नामेंट है आज से ठीक 2 महीने बाद। और सोजी मन बना लेता है अगर मुझे उससे अपनी बहन का बदला लेना होगा तो मुझे स्ट्रॉन्ग होना होगा और टूर्नामेंट को भी जीतना होगा। तब ये लोग साथ मिलकर एक जंगल में यूमोमीज के साथ फाइट कर रहे थे और तभी एक यूमोमी सोजी पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी बीच में आ जाता है इमोटो जो कि अपने निर्वाणा वॉल का इस्तेमाल करते हुए एक बैरियर को क्रिएट करता है। और इसकी साइबर किनेसिस है बैरियर्स को क्रिएट करना। जब तक ये म्यूजिक पर अच्छे से फोकस कर पा रहा है इसके बैरियर्स को तोड़ना नामुमकिन है, लेकिन इसी वजह से ये काफी बुली होता है क्योंकि ये ढंग से म्यूजिक पर फोकस नहीं कर पाता और उसे लगता है सोजी भी उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अभी तभी वहाँ पर रेनरी आ जाता है और बोलता है, ओए जल्दी से आगे बढ़ो और उस पेड़ पर कूद कर साइड में हट जाओ। कुकरू जल्दी से स्कूल की तरफ भागो 15 सेकंड्स के लिए और उरुसुगावा उस पेड़ के पीछे ही रहना। और सोजी को अब पता चल रहा है रेनरी तो इनकी क्लास का माइंड है, यानी कि ये हर चीज को कंट्रोल करता है और इसका साइबर आउटपुट है वर्ल्ड थ्रू अ शटर, यानी कि ये एक सीसीटीवी की तरह हर चीज पर नजर रख सकता है। और अब एक एक कर ये काफी सारे योमो को हराने लगते हैं। अब सोजी हाइजिमा से बात कर रहा था, मास्टर मैंने उन्हें कैसे हराया, क्या मेरा पंच ठीक था? तभी आजाकी रोते हुए आता है और बोलता है, सोजी मुझे लग रहा था मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। अरे आप भी तो मेरे टीचर ही हो सर। अब सभी लोग आजाकी के साथ स्ट्रेटेजी मीटिंग कर रहे थे। आजाकी उन्हें बोलता है, तुम पिछली टीम बैटल से काफी ज्यादा पावरफुल हो। सोजी उनसे बोलता है, वो सब तो ठीक है लेकिन क्या तुम लोग मुझे एक चीज बताओगे, मेरी स्पिरिट एनर्जी काफी जल्दी बर्न होती है, तो क्या मैं अपने पावर्स का इस्तेमाल ऑन ऑफ कर करूँ या इन्हें कंटिन्यूसली फ्लो रख कर इसके आउटपुट को इंक्रीज डिक्रीज करूँ? तब कासुबाटो से बोलता है, इंक्रीज डिक्रीज करना काफी ज्यादा इफेक्टिव है। जब तुम ऑन करते हो तो काफी सारी तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो इसे कॉन्स्टेंटली रन करा करो। अब हम शाम को देखते हैं जहाँ पर सोजी अकेले ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन ट्रेनिंग के एग्जॉस्शन से वो बेहोश होने वाला था। तभी उसे बचा लेता है सुरुगी नाम का ये पिंक बाल वाला लड़का, और ये है क्लास 1A का एक स्टूडेंट। अब ये दोनों बात करना शुरू करते हैं। तब सोजी बताता है, दरअसल सैड बॉय के ने मेरी बहन की जान ले ली थी। और सुरुगी उसे बोलता है, ये हेयर पिन मेरे को मिली, क्या ये तुम्हारी बहन की है? सोजी बोलता है, थैंक्स इसे कैच करने के लिए, ये मैंने अपनी बहन को एक बर्थडे गिफ्ट में दी थी और उसके बाद से उसने ये हमेशा अपने बालों पर लगा कर रखी, यही उसकी आखिरी निशानी है जो कि मेरे दिल के काफी करीब है। सुरुगी की आंखों में आंसू आने लगते हैं और बोलता है, क्या वाकई में ये तुम्हारे इतनी ज्यादा करीब है? लेकिन तभी वो उसकी उस हेयर क्लिप को जला देता है और बोलता है, वाओ कितना मजा आया। सोजी सोचता है ये इसने क्या कर दिया, क्या इसकी भी फ्लेम बेड साइबर किनेसिस है? अरे नहीं, इसने तो उस हेयर क्लिप को जला दिया। सोजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सुरुगी बताता है, यही तो लुक मुझे देखना था, मुझे हेट करो, तुम मुझे जितना ज्यादा हेट करोगे मुझे उतना ज्यादा मजा आएगा। क्या तुम मुझे मारोगे? मारो जल्दी मारो। अब इससे पहले सोजी उन पर हमला करता हाजिमा वहाँ पर आती है और बोलती है, अरे दूर हट जाओ, यहाँ पर लड़ना मना है। और तभी हम देखते हैं पूरी की पूरी क्लास 1A वहाँ पर आ चुकी है और अब वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन सोजी को सुरुगी से तो बदला लेना ही था, तो वो अपनी फ्लेम बेड पावर का इस्तेमाल करते हुए उन पर हमला करता है। लेकिन तभी उस क्लास के 2 मेंबर्स उसे काफी स्पीड में पिन डाउन कर देते हैं और तभी कात्सुबाटा भी वहाँ पर आकर उनके ऊपर हमला करता है और बोलता है, वगारी हमारे फ्लेम बेटर से लड़ना बंद करो। तभी सोजी को एक ओपनिंग मिल जाती है और वो अपनी एब्स का इस्तेमाल करते हुए एक काफी ऊंची जंप मारता है और सीधा खड़ा हो जाता है। तभी आशिना बोलता है, वाओ यार इसके तो एब्स काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। अब सोजी सीधा सुरुगी के आगे आकर खड़ा हो जाता है और सुरुगी उसे बोलता है, माफ करना लेकिन मैं अब अपने आप को और नहीं रोक सकता। और ऐसा बोलकर ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई स्टार्ट करते हैं। वागारी बोलता है, ध्यान से खेलना सुरुगी, तुम नहीं जानते ये फ्लेम बेटर्स क्या क्या कर सकते हैं, है ना कात्सुबाटा? हाँ ये तो तुमने ठीक कहा, फ्लेम बेटर्स बड़े ही बकवास होते हैं। अब हम क्लास 1A के
टीम मेंबर्स को देखते हैं। इस बंदे का नाम है बान आशिना, इस लड़के का नाम है किरी नामेकावा और ये पीले बालों वाले लड़के का नाम होता है इको ओवाडा और फाइनली इस लड़की का नाम है एरू। अब इस तरफ हम सोजी को देखते हैं जो कि उसके ऊपर जब एक मुक्का मारता है तो वो इजिली डोज कर देता है और हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर एक काफी बड़ा गड्ढा हो चुका है। लेकिन सुरुगी बोलता है इतना सब मेरे को हराने के लिए काफी नहीं है और फिर वो साइबर आउट की मदद से अपनी फ्लेम्स को निकालता है। इस बंदे के पास ही रेड फ्लेम्स, लेकिन सोजी ये नोटिस नहीं करता। सोजी को तो ये दिख रहा था इसके पास फोन क्यों नहीं है, बिना फोन के ये अपनी फ्लेम्स का कैसे इस्तेमाल कर सकता है। अब तभी वो अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है और सोजी देखता है इसकी फ्लेम्स तो काफी ज्यादा गर्म है और पावरफुल भी। तभी सुरुगी बोलता है डरो मत, ये सिर्फ तुम्हारे लिए गर्म नहीं है बल्कि मैं तुम्हें बता दूं पिछली वाली टीम बैटल में हमने तुम्हारी क्लास को कैसे हराया था। तुम लोग बेयरली ही सांस ले पा रहे थे क्योंकि तुम्हारी क्लास में है एक सीसीटीवी कैमरा, इसके बाद एक डरपोक और वो छोटी सी डॉल और तुम्हारा टीचर, उसके तो क्या ही कहने। तुम्हारी जो पूरी की पूरी क्लास है वो एक ट्रैश क्लास है। अपनी क्लास के बारे में ऐसी बातें सुनने के बाद सोजी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसकी फ्लेम्स को ही पकड़ते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास के बारे में ऐसे बोलने की और इसी के साथ साथ मेरी बहन की आखिरी निशानी की इतनी डिसरिस्पेक्ट करने की। लेकिन तभी पीछे से एक स्लैश आता है जो कि सोजी के कुछ बालों को काटते हुए आसपास के काफी सारे पेड़ों को काट देता है और ये थी वागारी की पावर्स। ये अपनी स्वॉर्ड से ऐसे स्लैशेस को फेंक सकता है जो कि किसी पहाड़ को भी काट दे और साथ ही साथ डायरेक्शन को मैनिपुलेट भी कर सकता है। और अब सुरुगी बोलता है अबे मैं जानता हूँ सुरुगी ने जो करा वो काफी गलत करा, लेकिन तुम्हारी क्लास ट्रैश है और हम यहाँ से जा रहे हैं। और ऐसा बोलकर वे वहाँ से चले जाते हैं। अब सोजी भी मन बना लेता है कि वो एबी बैटल में इन सब की ऐसी तैसी कर देगा। फिर सोजी मीना के पास जाता है जो कि उसे हील कर देती है और फिर हील होने के बाद वो सीधा आज़ाकी सेंसे से मिलता है और बोलता है आज़ाकी सेंसे मुझे आपसे कुछ सीखना है, क्या आप मुझे एक चीज सिखा सकते हो। अब दिन बीतते जाते हैं और क्लास भी रोज की रोज काफी टफ ट्रेनिंग करा करती थी। ये लोग रोज मेहनत करते थे और साथ ही साथ स्ट्रेटेजी मीटिंग्स भी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लास ए को जो कि पूरा दिन चिल कर रही होती थी। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल को जो कि बात कर रही थी। तो फाइनली ए और बी की वो लेजेंडरी बैटल वापस से आने वाली है, लेकिन पिछली बार क्लास बी काफी बुरी तरीके से हारी थी क्योंकि जो उनका डिफेंडर है, क्या नाम है उसका, इमोटो। हाँ इमोटो, उसकी साइबर किनेसिस फेल हो गई थी। लेकिन क्या वो इस बार जीत पाएंगे। और हम देखते हैं इसी स्कूल में कोई सैड बॉय के से बातचीत कर रहा था। अब अगला दिन होता है और इन सभी लोगों को वैन में बिठाकर एग्जाम की लोकेशन तक लेकर जाया जाता है। और जब वे लोग वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर इनका पूरा का पूरा स्कूल वापस से बना हुआ है। तब मीना इन्हें बताती है दरअसल फैकल्टी में एक मेंबर के पास कॉपी पेस्ट साइबर किनेसिस है और इसने ये पूरा का पूरा स्कूल बना दिया। और अब आज़ाकी सेंसे की असिस्टेंट आज़ाकी की बात उन लोगों से करवाती है थ्रू अ वीडियो कॉल, जो कि उन्हें मोटिवेशन देता है। और इस तरफ क्लास 1A भी पूरी तरीके से तैयार थी और क्लास A की स्ट्रेटेजी थी कि ये हर एक मेंबर एक एक बंदे को पकड़ेंगे और उसे हरा देंगे। अब दोनों टीमें तैयार थी और शुरू हो जाती है इनके बीच की टीम बैटल। और अब दोनों टीम सिटी के दूसरे कोने में थी। तकात्सुबाटा अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए काफी जोर से आवाज करता है और बोलता है इतना काफी होगा उन लोगों को अपने पास बुलाने के लिए। और इस तरफ हम देखते हैं वागारी को जो भी कुछ ऐसा ही करने का सोच रहा था। तभी बान आगे आता है और अपना एक काफी बड़ा स्टैचू बना देता है, लेकिन इसकी वजह से इसके फोन की चार्जिंग 50% चली गई थी। क्लास भी उसका स्टैचू देखकर समझ जाती है ये उन्हें इन्विटेशन दे रहे हैं। तो अब ये चल पड़ते हैं उसी तरफ, लेकिन तभी वागारी की स्ट्राइक आती है और हम देखते हैं एमेटो को जो कि अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए सबको बचा लेता है। सोजी को समझ में नहीं आता कि वागारी इतनी दूर से कैसे हमला कर रहा है। तब कात्सुबाटा बताता है दरअसल वागारी क्लास 1A का मॉनिटर है एंड इसके पास काफी अच्छी ओपी सुपर पावर्स है और ऐसी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसे वागारी नहीं काट सकता। तो अब ये लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कात्सुबाटा ने बोलता है जैसे कि तुम लोगों को पता है कि सामने वाली क्लास काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, तो वे लोग ट्राई करेंगे कि वे एक एक कर हमें हराए, उनका एक बंदा हमारे एक बंदे से लड़े, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हम सारे मिलकर उनके एक ही बंदे पर टूट पड़ेंगे। और हम देखते हैं हाजिमा को जो कि अपनी रियल बॉडी के साथ वहाँ पर प्रेजेंट होती है क्योंकि टेस्ट का ये रूल था, लेकिन वो एक डब्बे में छुपी हुई थी। तो वे लोग बोलते हैं हाजिमा तुम यहाँ पर कहीं पे छुप जाओ और फिर वे लोग जाने लग जाते हैं। इस तरफ हम देखते हैं ओवाडा को जो कि अपने बीस्ट समन का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को ढूंढ रहा था और वागारी अकेला ही चल रहा था। तभी वो चलते चलते कुछ डब्बों को देखता है और उन्हें काट कर बोलता है हाजिमा
तुम्हें क्या लग रहा था तुम मुझसे छुप सकती हो? लेकिन तभी हम देखते हैं हाइजिमा वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी और वागरी एक ही स्ट्राइक में उसके डब्बे को काट देता है, लेकिन उसके अंदर तो थी हाइजिमा की डोल। और हम देखते हैं हाइजिमा को जो कि अपनी स्ट्रेटेजी मीटिंग में बता दिया है कि वो और कहीं छुपेगी और अपनी डोल्स को अलग अलग जगह पर भेज देगी। और क्योंकि लोगों को इतना पता है कि वागरी डर को सेंस कर अपने अपोनेंट्स पर हमला करता है, तो हाइजिमा की सारी डोल्स डरने की एक्टिंग करेगी जिससे कि वो आगे आ जाए और पूरी की पूरी क्लास 1 भी उस पर हमला करेगी। और ऐसा ही हम देखते हैं ये सभी लोग मिलकर एक एक कर उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वागरी इनके अटैक से इजीली बच जाता है और इसके बाद इनके ऊपर एक स्ट्राइक फेंकता है जो कि इमोटो अपनी उस वॉल का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को प्रोटेक्ट कर देता है। कात्सुबाटा रेनरी को बोलता है, हाँ भाई ये बताओ इसके बाकी टीममेट्स कहाँ हैं? वो काफी दूर है, जल्दी से इस पर हमला करो। और फिर कात्सुबाटा वागरी पर अपने काफी सारे हैमर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी रुगुसावा उसे अपने गम में पकड़ लेती है और सोजी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह पर एक लात मारता है, लेकिन उसमें वो अपने साइबर किनेसिस को इंक्लूड नहीं करता जिसकी वजह से उसे इतना डैमेज नहीं पड़ा था। क्लास बी को लगा कि उन्होंने वागरी को हरा दिया, लेकिन तभी वागरी को गुस्सा हो जाता है, इन लोगों की इतनी हिम्मत कि इन्होंने मेरे मुंह पर लात मारी। और ऐसा बोलने के बाद वो रुगुसावा की सारी स्लाइम्स को काटने लगता है और देखते ही देखते उसकी साइबर किनेसिस से छूट जाता है और तभी वो एक स्ट्राइक को मारता है, लेकिन हाइजिमा की वो डॉल इमोटो के उस बैरियर में नहीं आ पाती जिसकी की वजह से हाइजिमा अब इस गेम से आउट हो चुकी है। और वागरी बोलता है, अरे नहीं, मेरे को वापस से गुस्सा आ गया, माफ करना, मैं तुम्हारी जान लेने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हारे सिर्फ हाथ पैरों को काटूंगा। रेनरे उन्हें बोलता है, अबे ओए पीछे देखो, हमारे यहाँ से भागने का इकलौता रास्ता अब गायब हो चुका है। तो क्या हुआ भाई, इमोटो है ना, इसके बैरियर से हम बच जाएंगे। लेकिन तभी सोजी इमोटो को देखता है जो कि पूरी तरीके से घबरा गया था। इमोटो अब अपने म्यूजिक पर फोकस नहीं कर पा रहा होता और वागरी उसे कावर्ड बोलता है और उसे काफी बुरी बातें बोलना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से इमोटो पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा रहा था और अपने गानों पे फोकस भी नहीं कर पा रहा था। अब इमोटो उसे कुछ बोलने का ट्राई करता है, लेकिन रेनरी उसे बोलता है, अबे ओए आगे देख। और इमोटो देखता है कि उसके दोस्त वागरी पर अकेले हमला कर रहे हैं और वागरी इस मौके का फायदा उठाकर उनके ऊपर एक स्लैश से हमला करता है, लेकिन वो देखता है ये सारे लोग कहाँ पर गए, यहाँ पर हुआ तो क्या हुआ। और तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब वागरी ने उनके ऊपर स्ट्राइक करी थी तो वे अचानक से गायब हो गए थे, यानी कि टेलीपोर्ट, और वे पूरे के पूरे मैप पे अलग अलग लोकेशंस पे चले जाते हैं। और ये थी हमारे रेनरी की एबिलिटी। इसकी साइबर किनेसिस की ओरिजिनल एबिलिटी है कि ये लोगों को इधर से उधर टेलीपोर्ट भी कर सकती है और प्रिंसिपल भी ये देखकर हैरान हो जाती है, अरे वाह क्या स्ट्रेटेजी है आज़ाकी, मुझे तुम्हारे स्टूडेंट्स काफी अच्छे लग रहे हैं और क्या क्या सीक्रेट्स है तुम्हारी क्लास के। और तभी हम कात्सुबाटा को देखते हैं जो कि मन ही मन सोच रहा था वागरी कितना पावरफुल है, उसे हराना किसी के बस की बात नहीं। और तभी वहाँ पर आ जाता है वागरी जो कि रेनरी के उन विंडोज को अपनी ताकत की मदद से वापस से खोलकर कात्सुबाटा के पास आया था और अब इन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। कात्सुबाटा की बैटरी थी 45% और वागरी की थी 73%। इसका मतलब है ये लोग लॉन्ग रन में अगर लड़ते रहे तो वागरी का जीतना काफी आसान है। और फिर वागरी के दिमाग में एक काफी इंटरेस्टिंग थॉट आता है और फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कात्सुबाटा के सारे कपड़े काट देता है ताकि वो इसकी बेइज्जती कर सके। कात्सुबाटा को भी समझ में आ जाता है ये बस मेरे साथ खेल रहा है, अगर ये चाहे तो मेरा यही की यही काम तमाम कर सकता है। वागरी उसके हाथ का टैटू को देखकर बोलता है, कात्सुबाटा तुम्हारे हाथ पे टैटू, तुम भी क्या एक फ्लेम बेटर हो उस सोजी और सुरुगी की तरह। और ऐसा बोलकर वो उसके साथ अपनी फाइट को स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ साथ कात्सुबाटा का राइट वाले शोल्डर पर एक काफी बड़ा कट मार देता है और बोलता है, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, इसी तरह भाग जाओ जैसे कि तुम आज तक भागते हुए आए हो। और दूसरी तरफ हम सोजी को देखते हैं जो कि सुरुगी के साथ फाइट कर रहा था। सुरुगी से बोलता है, तो फाइनली हम मिल गए हैं, तो चलो मैं तुम्हारी कौन सी उंगली तोड़ू, तुम्हारे कौन से हिस्से को जलाऊं, मुझे जल्दी बताओ, क्योंकि ऐसा करने के बाद मुझे काफी मजा आएगा। लेकिन सोजी उसे कोई भी रिएक्शन नहीं देता, जिसे देखने के बाद सुरुगी काफी ज्यादा अनईजी फील करने लग जाता है। तब सोजी उसे बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी इन बातों से मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला है? मुझे लोगों ने पहले ही बता दिया है तुम्हारी आदतों का, तुम जानबूझ के ऐसा बोलते हो ताकि तुम्हें मजा आए, और अब से मैं तुम्हारी इन बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करूंगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद सुरुगी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सोजी काफी इजीली उसे डॉज करता है। लेकिन सुरुगी उसे बोलता है, कितना ही डॉज कर लो, हमारी क्लास 1 ने तुमसे जीतने वाली है, सपनों में भी नहीं। अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी टीम के 2 मेंबर सबसे पहले क्यों हार गए?
कौन से 2 मेंबर बे? सबसे पहले तो वो हाइजिमा और दूसरा कात्सुबाटा। ये तुम बकवास क्या कर रहे हो? दरअसल मैं लोगों की इमोशंस को सेंस कर सकता हूँ और कात्सुबाटा अभी काफी ज्यादा डरा हुआ है और वागारी उसकी कभी भी जान लेने वाला होगा। और वैसे भी वो हमेशा वागारी से डरता आया है। स्कूल में भी जब वो वागारी को देखता था तो वो अपना रास्ता बदल देता था, लेकिन सोजी बोलता है ये कभी नहीं होने वाला। और हम देखते हैं वागारी और कात्सुबाटा को जो कि एक दूसरे के साथ पागलों की तरह लड़ रहे थे। कात्सुबाटा बार बार उससे हार रहा था, लेकिन एक बार भी वो अपनी हार नहीं मानता। लेकिन इतनी देर लगातार लड़ने के बाद कात्सुबाटा की जो बैटरी परसेंटेज थी वो सिर्फ और सिर्फ 15% थी और वहीं वागारी की बैटरी परसेंटेज 65 थी। रेनरी कात्सुबाटा को बचाने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी बीच में आ जाता है इको नाम का बंदा जो कि रेनरी को बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम कात्सुबाटा को बचा लोगे? मैं तुम्हें वागारी तक नहीं पहुंचने दूंगा क्योंकि तुम्हारी टेलीपोर्टेशन वाली वो एबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे तुम्हें यहीं पर हराना होगा। और तभी रेनरी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और इको अपने साइबर आउटपुट से एक काफी भयंकर टेडी को निकाल लेता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन रेनरी पीछे हटने वाला नहीं था क्योंकि जब रेनरी छोटा था तो वो एक एक्सोर्सिस्ट के फैमिली में पैदा हुआ था, उसके साथ उसका छोटा भाई भी था। इनकी पावर अवेकन करने के लिए इनकी फैमिली ने इन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करा था। सेम टू सेम कात्सुबाटा भी एक दूसरी फैमिली का मेंबर था और उसे भी रोज टॉर्चर करा जाता था, लेकिन एक दिन इस टॉर्चर को इसका भाई सहन नहीं कर पाया और उसकी डेथ हो गई थी और फिर रेनरी को भी मरने के लिए छोड़ दिया गया। तब कात्सुबाटा उसे बचाने आया था, तो अब वो कात्सुबाटा को कैसे छोड़कर भाग सकता था? तो रेनरी भी अपने टेलीपोर्टेशन मिरर को निकालता है और उसके उस टेडी बियर को उसके अंदर फंसा देता है, जिसके के बाद वो अपनी एक विंडो में से एक पाइप को निकाल कर इको को हरा देता है। अब तभी हम देखते हैं उरुसुगावा को, जिसके के पास एरू नाम की ये लड़की आ जाती है। जैसे उरुसुगावा उस स्ट्रीमर यामी इचिगो के पीछे पड़ी रहती है, वैसे ही ये इरू भी अलग अलग लड़कों के पीछे पड़ी रहती है, जिसके के लिए ये अपनी अपीयरेंसेस को बार बार चेंज करती रहती है। और इसका साइबर आउटपुट है आज तक इसने जितने भी लड़कों के साथ फ्रेंडशिप करी है उनकी ये पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है, और अब ये एक बॉक्सर की पावर्स का इस्तेमाल कर रही होती है और उरुसुगावा को इसके साथ लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। अब ये लोग लड़ते लड़ते एक काफी बड़े मेंशन के अंदर गिरते हैं, लेकिन उरुसुगावा अपनी स्लाइम का इस्तेमाल करते हुए बच गई थी और इरो ने भी अपने कपड़े काट लिए थे जहाँ जहाँ पर इसके ऊपर स्लाइम लगी हुई थी। अरे वो अपने अगले हमले में उरुसुगावा के भी कपड़ों को काट देती है और वापस से एक बॉक्सर की पावर का इस्तेमाल करते हुए उरुसुगावा के ऊपर हमले करने लग जाती है। और लड़ते लड़ते इरो उसे बोलती है मैं तुम्हें जल्दी से हरा देती हूँ ताकि मैं कात्सुबाटा के पास जा सकूं, और फाइनली आज मैं उससे अपने प्यार का इजहार करने वाली हूँ और साथ ही साथ सोजी को भी। तभी उरुसुगावा उसके पैर को पकड़कर साइड में फेंकती है और बोलती है तुम जब स्कूल में आई थी तो तुम्हारे बाल येलो कलर के थे, तुमने उन्हें ब्लैक डाई करा ताकि तुम कात्सुबाटा जैसी दिख सको, और कात्सुबाटा ही नहीं बल्कि तुम काफी सारे लड़कों के पीछे पड़ी रहती हो। क्या तुम मुझे ये बात बता सकती हो आज तक तुम्हें खुद की कोई भी पसंद मालूम है? क्योंकि जो तुम्हारे आसपास लड़के रहते हैं वो तुम्हें जो भी बोलते हैं तुम उसी के हाँ में हाँ मिलाती रहती हो, तुम्हारा तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है। लेकिन इरू को ये बात सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर लात मारती है और उरुसुगावा अपने स्लाइम का इस्तेमाल करते हुए उसे गले से पकड़ लेती है। तभी एरू अपने फोन में एक फोटो दिखाती है और बोलती है ये देखो, और उस फोटो में यामी के साथ एक बेड पर लेटी हुई थी, जिसको कि देखने के बाद उरुसुगावा की जो पकड़ थी वो भी ढीली हो जाती है और फिर एरू एक सुमो की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे काफी दूर फेंकती है। अब तभी उरुसुगावा भी वापस से उसके ऊपर हमला करती है और बोलती है तुम्हें क्या लग रहा था ये चैट जीपीटी से बनी हुई फोटो और रियल फोटो में मुझे कोई भी फर्क नहीं दिखता। ये जो तुम्हारी फोटो है ये है मार्च 2 की 1:08 की। उस टाइम यामी अपनी स्ट्रीम पर था, तो तुम मुझे बता सकती हो ये फोटो तुम्हारे फोन में कैसे आई? और वैसे भी यामी तुम जैसी लड़कियों को अपने मुंह भी नहीं लगाता। अब इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और देखते ही देखते इनकी बैटरी परसेंटेज 1% हो गई थी, जिसके लिए ये अपने साइबर आउटपुट को बंद करती है और हाथों से ही एक दूसरे की चोटी पकड़ पकड़ कर लड़ने लग जाती है। अब लड़ते लड़ते ये लोग बाटम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर गिरने के बाद इन दोनों के अंदर हल्की सी भी पावर नहीं बची थी, तो वे लोग वहीं पर रिलैक्स करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं सोजी को, जो कि सुरुगी के साथ लड़ रहा था, लेकिन सुरुगी की फ्लेम्स का इसके ऊपर कोई भी इस्तेमाल नहीं होता और इसका कारण था आजाकी सेंसे। जब सोजी ने उनसे हेल्प मांगी थी तब आजाकी सेंसे उसे बताते हैं तुम बिना अपने फोन के कभी भी साइबर आउटपुट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन सुरुगी तो करता है ना, देखो ये काफी जल्दी हो जाएगा लेकिन हो सकता है तुम नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी हो। और फिर आजाकी सेंसे उसे एक्सप्लेन करते हैं देखो जो साइबर आउटपुट है वो कुछ ऐसे काम करता है, जो तुम्हारी पावर्स है वो तुम्हारे पेट के पास होती है, जो कि तुम अपनी पूरी बॉडी में ट्रेवल करने के
बाद अपने फोन के जरिए मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन जरूरी नहीं है तुम हमेशा अपने फोन से वो पावर्स को बाहर निकालो। तुम उन्हें वापस से अपनी बॉडी के अंदर पुट कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम अपने दूसरे हिस्से में जहाँ पर फोन भी नहीं है वहाँ से अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पाओगे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो तुम अपनी पूरी बॉडी से कहीं से भी उन फ्लेम्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी की वजह से आजाकी ने सोजी के लिए एक बेल्ट बनाई जिससे कि उसका फोन हमेशा उसकी बॉडी से टच रहता है और अब ये अपने पावर्स का अलग अलग हिस्सों से इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इसे अलग अलग एबिलिटीज मिली है, जैसे कि एनफ्लेम आई। जब ये इसका इस्तेमाल करता है तो सामने वाले की मूवमेंट इसे काफी स्लो दिखती है और ये सामने वालों के हमलों को इजीली डॉज कर लेता है और इसी तरह ये सुरुगी को पटक भी देता है और फिर इसके ऊपर काफी सारे मुक्कों का बोराज कर देता है। लेकिन सुरुगी इसे डरने की बजाय इस पूरी मूवमेंट को एंजॉय कर रहा था। तभी वो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और फिर वो वहाँ पर आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सोजी अपने शोल्डर पर अपनी फ्लेम्स को लगा लेता है जिससे कि उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचता और फिर एक कराटे चोप में उसे गिरा देता है। सुरुगी को समझ में नहीं आता ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, लेकिन सोजी बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं था, तो वो अपने पैरों में फ्लेम्स को फोकस करता है और एक काफी ऊंची जंप मारता है और ये है हमारे सोजी का अल्टीमेट मूव। सोजी इतनी ऊंची जंप मारने के बाद ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले की ऐसी तैसी कर सकता है, वो भी सिर्फ एक ही किक में। तभी हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर कात्सुबाटा वागारी से लड़ रहा था। तभी वहाँ पर रेनरी भी आ जाता है जो कि कात्सुबाटा को बचाने के लिए आया था और रेनरी अपनी विंडो का इस्तेमाल करते हुए एक चाकू को निकालता है और सीधा कात्सुबाटा के ऊपर ही हमला कर देता है। कात्सुबाटा को समझ में नहीं आता ये क्या हुआ और हम 5 मिनट पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर कात्सुबाटा इन सबको एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि पिछली टीम बैटल में हमारे पास सोजी नहीं था। तो सामने वाली टीम में एक बंदा था जो कि पिछली टीम बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था और हमें उसकी एबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसका नाम है किरी और उससे काफी केयरफुल रहना और वो कहीं दिखे तो भाग जाना। और जब रेनरी भाग रहा होता है तो किरी उसके आगे आता है और किरी की एबिलिटी थी हिप्नोटिज्म, जिससे कि वो रेनरी को हिप्नोटाइज कर देता है और फिर रेनरी कात्सुबाटा को स्टैब कर देता है। तभी उस हिप्नोटिज्म का इफेक्ट उतरता है और रेनरी देखता है कात्सुबाटा को जमीन पर गिरे हुए। तभी वागारी किरी को डांटते हुए बोलता है मुझे तुम इसलिए अच्छे नहीं लगते, मुझे फाइट करनी थी और हेड ऑन बैटल में कात्सुबाटा को हराना था। चलो कोई नहीं, अब यहाँ से निकलते हैं, बाकी लोगों को भी ठिकाने लगाना है। लेकिन तभी कात्सुबाटा खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है मैं हार गया। लेकिन तभी किरी आगे बढ़ता है और कात्सुबाटा को हिप्नोटाइज करने वाला होता है और इस बार ये हिप्नोटाइज कर रहा था डांस टिल डेथ। लेकिन कात्सुबाटा की विल पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने हिप्नोटिज्म को ही रिफ्लेक्ट कर दिया था और अब किरी ही डांस करने लगता है। ऐसा बोला जाता है अगर स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो सामने वाले बंदे को हिप्नोटाइज करना नामुमकिन होता है। अब रेनरी कात्सुबाटा को समझाता है कात्सुबाटा हम वागारी को नहीं हरा सकते, तुम्हारी और मेरी बैटरी दोनों काफी डाउन है, प्लीज आजाकी सेंसे इस मैच को रोक दो वरना ये वागारी के हाथ मारा जाएगा। लेकिन कात्सुबाटा बोलता है कोई फाइट एंड नहीं होने वाली जब तक कि मैं मर नहीं रहा और वैसे भी अब बारी है उस चीज को यूज करने की। और हम देखते हैं कात्सुबाटा निकाल लेता है एक फायर हैमर। दरअसल कात्सुबाटा भी एक फ्लेम बेटर है बिल्कुल सोजी की तरह, लेकिन इसे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि लोगों के बीच फ्लेम बेटर की काफी कम रिस्पेक्ट होती है और वैसे भी कात्सुबाटा एक क्लास रैप है जिसे कि ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। अब वागारी उसे बोलता है तो चलो कात्सुबाटा मैं तुम्हारी सफरिंग को खत्म करता हूँ। और ऐसा बोलने के बाद वो एक स्लैश से कात्सुबाटा का हाथ उड़ाने वाला होता है, लेकिन कात्सुबाटा एक ही स्विंग में उसके स्लैश को खत्म कर देता है और अब वागारी के स्लैशेस का कात्सुबाटा के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था। कात्सुबाटा मन ही मन सोचता है अब मुझे बहादुर बनना पड़ेगा और तभी उसकी नजर जाती है सोजी की तरफ और वो मन ही मन सोच लेता है जिन फ्लेम से आज तक मैं दूर भागता आया हूँ मैं उन्हें अपनाऊंगा। अब तभी वागारी बोलता है तो क्या हुआ, तुमने अपने घटिया से इस हैमर को फ्लेम्स के बीच में ढक लिया तो मैं अभी तुम्हारा काम तमाम करता हूँ। और ऐसा बोलकर वो अपने अल्टीमेट स्लैश को प्रिपेयर करता है, लेकिन कात्सुबाटा उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देता और इसी के साथ उसने उसे हरा दिया था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने वागारी को हराया हो। और इस तरफ हम देखते हैं सोजी को जो कि अपना अल्टीमेट मूव कर रहा था और इस अल्टीमेट मूव के साथ ही सोजी ने सुरुगी को हरा दिया था। अब सोजी वहाँ से जाने लग जाता है और तभी हम एक टीम को देखते हैं। ये लोग सीनियर एक्सोर्सिस्ट है जिन्हें की यहाँ पर एक गोस्ट सिग्नल डिटेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर चेक करने आए हैं। अब सोजी उन दोनों के पास आता है और बोलता है अरे वाओ भाई तुमने तो इस वागारी के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन हम दोनों भी हार गए हैं, तुम हारे नहीं हो तुम जीते हो। और ऐसा सुनते ही रेनरी उसे अपने गले से लगा लेता है। तो अब हम देखते हैं क्लास 1 के मेंबर्स को जिसमें कि बचा है सिर्फ और सिर्फ बान आशिना। तो सोजी रेनरी से पूछता है तो ये बान आशिना नाम का ये बंदा कैसा है। वो अपने आप को एक आर्ट वर्क मानता है
और अपनी काफी सारी सेल्फीज सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। वो ये मानता है कि वो ह्यूमैनिटी की अल्टीमेट क्रिएशन है और उसका साइबर आउटपुट है आइस, जो कि तुम्हारे फायर साइबर आउटपुट के लिए काफी बेकार है। और इसी के साथ साथ वो काफी सारे ग्रेड 1 सोर्सरर के साथ मिशन पे भी गया हुआ है। और अब सभी लोग नर्स के रूम में आ जाते हैं ठीक होने के लिए और सोजी बान की तरफ बढ़ रहा था। दोनों क्लासेस यकीन कर चुकी थी कि अब क्लास 1B को कोई भी नहीं हरा सकता और खास करके सोजी की पावर्स के साथ तो बिल्कुल ही नहीं। तभी प्रिंसिपल के रूम में एक न्यूज आती है। वे जो एक्सोर्सिस्ट जो वहाँ पर गोस्ट सिग्नल को ट्रैक कर रहे थे उनकी किसी ने जान ले लिया। और जब सोजी बान के पास जाता है तो वहाँ पर वो देखता है बान ने अपनी आइस में काफी सारे एक्सोर्सिस्ट को कैद कर रखा था और ये सभी लोग मर चुके हैं। और ऐसा बोलने के बाद बान उनकी उस आइस को तोड़ देता है जिसकी वजह से वे टुकड़ों में बट गए थे। तभी हम देखते हैं बान की आंखों में से निकल रहा है वही खून, वही टीयर्स ऑफ ब्लड जो कि सोजी की बहन की आंखों में से निकले थे। और अब सबको समझ में आ जाता है ये जो बान इन लोगों के आगे खड़ा है इसकी वाकई में डेथ हो चुकी है और ये बन चुका है एक गोस्ट अकाउंट। और अब ये अपने डेड अकाउंट की फॉर्म में आता है जो कि बिल्कुल ब्यूटीफुल और साथ ही साथ डेंजरस लग रही थी। और बान एक ही स्विंग में पूरे के पूरे हॉट स्प्रिंग टाउन को फ्रीज कर देता है, जिसके के बाद वो सैड बॉय के को थैंक यू बोलता है जिसने किसे गोस्ट अकाउंट में टर्न कर दिया ताकि ये एटर्निटी तक अपने इस सुंदर शरीर के साथ जिंदा रह सके। अब इस तरफ स्कूल में सारे टीचर्स अलर्ट मोड पर चले जाते हैं और जल्दी से उस नकली स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन आजाकी की असिस्टेंट बताती है कि ये लोग उस हॉट स्प्रिंग टाउन में नहीं घुस पा रहे, उनके चारों तरफ एक बैरियर लगा हुआ है और ये बैरियर किसी मिड लेवल या हो सकता है हाई लेवल गोस्ट अकाउंट ने लगाया। और हम देखते हैं बान को जो कि एक हाई लेवल गोस्ट अकाउंट बन चुका है और अब बान का एक ही मकसद है सोजी को हराने के बाद उसे सैड बॉय के को खुश करना है। लेकिन सोजी बोलता है बान आशिना मैं तुम्हें यहीं पर एक्सरसाइज करूंगा। लेकिन क्योंकि बान उड़ रहा था तो सोजी उस तक पहुंच भी नहीं पाता। बान बोलता है अरे वाओ तुम कितनी ऊंची जंप मार सकते हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे आगे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि देखो मैं कितना ज्यादा सुंदर हूँ, एक अल्टीमेट क्रिएशन। और ऐसा बोलने के बाद वो अपने 1000 हाथों को बना लेता है अपनी आइस की मदद से और सोजी के ऊपर हमला करने लगता है और एक एक कर उसके सारे हाथ सोजी को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी सोजी अपनी पूरी की पूरी बॉडी को फ्लेम्स में कवर कर लेता है और उसके सारे हाथ पिघल जाते हैं और वो बान के ऊपर अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्राइक मारता है। लेकिन तभी बान टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाता है और उसके बाद वो साइयो फैंटम आइस का इस्तेमाल करते हुए अपने काफी सारे क्लोन्स बना लेता है और धीरे धीरे करके सोजी को इतना पीटता है कि वो लगभग बेहोश भी हो जाता है। अब हम बान का थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं। बान को आदत थी कि ये सोशल मीडिया पे अपनी काफी सारी फोटोज डाला करता था और ये अपने आप को अल्टीमेट क्रिएशन भी मानता था। लेकिन इसे हमेशा से ये डर रहा था अगर इसकी ओल्ड एज हो गई तो इसकी ये ब्यूटीफुलनेस गायब हो जाएगी। तो इसी वजह से इसने सैड बॉय के से बातचीत करी थी। स्कूल में ये सबको बोला हुआ था कि अगर कोई सैड बॉय के को मैसेज करे या सैड बॉय के का किसी के पास मैसेज आए तो स्कूल को बता दो। लेकिन बान ने नहीं बताया और अब वो और सैड बॉय के मिलकर बान को इमोर्टल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बान बन चुका है अब एक गोस्ट अकाउंट और बदले में सैड बॉय के ने मांगा है सोजी को। अब बान सोजी को बोलता है उठ जाओ, मुझे पता है तुम अभी तक नहीं मरे, तुमने अपनी बॉडी को चारों तरफ से अपनी फ्लेम्स में ढक लिया था जिससे कि तुम मेरी आइस से बच चुके हो। तो अब सोजी भी उठकर खड़ा हो जाता है और नोटिस करता है उसकी बैटरी परसेंटेज तो बस 29% है। अब बान उसे बोलता है एक काम करो, जल्दी जल्दी इस फाइट को खत्म करते हैं क्योंकि इसके बाद मुझे जाकर सारे के सारे फर्स्ट ईयर्स को भी जान से मारना है। मेडिकल रूम में बैठा वागरी भी सोच रहा होता है बान कितना बेवकूफ हो सकता है, उसने अपने आप को जानबूझकर गोस्ट अकाउंट में कन्वर्ट कर लिया और अब वो बन चुका है हमारा एनिमी। रेनरी बोलता है हमें उसे एक्सरसाइज तो करना ही होगा और ये देखो बान ट्विटर पे सैड बॉय के को फॉलो करता है। इसका मतलब उसका प्लान पहले से ही था कि वो हमें जान से मारे। और फिर कात्सुबाटा और उरुगुसावा वहाँ से उठकर जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें याद आता है कि इन सब की बैटरी परसेंटेज तो काफी ज्यादा लो है और अगर इन्हें बैटरी परसेंटेज बढ़ानी है तो इन्हें सोना पड़ेगा, लेकिन इतना इनके पास टाइम नहीं है। इको बताता है उसके पेट्स इतनी ठंड में उसके फोन से बाहर भी नहीं आ पाते, यानी कि ये स्पिरिट एनर्जी को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा और अब इनका इकलौता ऑप्शन है सोजी। अब सोजी वापस से उसके ऊपर एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन बान उसके पैरों को फ्रीज कर देता है और फिर इसके बाद अपनी आइस की मदद से एक चेन को बनाता है और सोजी के चारों तरफ उसे लपेट देता है और फिर उसे इधर उधर फेंक कर उसके शरीर की बहुत सारी हड्डियों को तोड़ देता है। लेकिन सोजी ने अभी भी हार नहीं मानी थी, वो अपनी फ्लेम्स को मैनिफेस्ट करता है, लेकिन अचानक से उसकी फ्लेम्स गायब हो जाती है और उसकी तो स्पिरिट पावर खत्म ही नहीं हुई। तो गाइज आप लोगों को पता होगा जब फोन किसी ठंडे इलाके में
होता है जैसे कि अगर आप थोड़ी देर के लिए फोन को फ्रिज के अंदर रख दोगे तो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है क्योंकि फोन की वोल्टेज काफी कम हो जाती है। यही सेम टू सेम सोजी के साथ भी हुआ है और अब सोजी वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा होता और उसका पूरा शरीर जमने लगता है और अब बान उसके ऊपर काफी सारी आइस से हमला करता है, लेकिन तभी सोजी को बचाने आ जाता है इमोटो। अब बान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन इमोटो बोलता है सोजी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हमें यहाँ पर फ्रीज नहीं कर सकता, जल्दी से अपने फोन को गर्म करो और फिर इसका काम तमाम करते हैं। अब सोजी भी ऐसा ही करने लगता है और बान बिना रुके इमोटो के उस बैरियर पे हमला कर रहा था ताकि वो इमोटो के कॉन्फिडेंस को तोड़ दे। अब तभी देखते ही देखते सोजी का फोन वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है और इमोटो सोजी को अपने बैरियर के अंदर से निकालकर सीधा बान की तरफ फेंकता है और सीधा एक पूरा का पूरा पावरफुल पंच बान के पेट के आर पार कर देता है। लेकिन तभी बान पीछे से आता है और बोलता है तुमने मेरे आइस स्कल्पचर को तोड़ा है, मुझे नहीं, लेकिन तुमने मेरे आइस स्कल्पचर को तोड़ा है, अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और सोजी देखता है कि वो अभी भी हवा में है और हवा के बीचों बीच वो डॉज नहीं कर सकता, लेकिन इससे पहले वो सोजी को कुछ भी हम पहुंचा पाता वहाँ पर आ जाती है उरुगुसावा जो कि अपने उस स्लाइम से सोजी की प्रोटेक्शन करती है और साथ ही साथ पूरी की पूरी क्लास 1A और क्लास 1B भी वहाँ पर आई थी। सोजी इनसे पूछता है तुम्हारी तो स्पिरिट पावर खत्म हो गई थी तो तुम्हारे अंदर स्पिरिट पावर वापस से कैसे आई? तब कात्सुबाटा बताता है नामेकावा की हिप्नोसिस की मदद से हम 10 मिनट से सो रहे थे और अब हमारी स्पिरिट पावर थोड़ी थोड़ी रिचार्ज हो चुकी है। बान उन्हें देखने के बाद बोलता है थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, अब मैं तुम्हें एक साथ मार सकता हूँ। और ऐसा बोलने के बाद वो उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन इमोटो उन्हें अपने बैरियर से बचा लेता है। वागारी इनके आगे झुकता है और बोलता है तो मैं अभी से फॉर्मल करना चाहता हूँ, हमारी क्लास 1A तुम्हारी क्लास 1B से हार चुकी है, अब क्या तुम हमारे दोस्त एक हाई लेवल गोस्ट अकाउंट को एक्सरसाइज करने में हमारी मदद करने वाले हो? I mean, हम क्या तुम्हारी मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। और अब इसी के साथ दोनों क्लासेस की पार्टनरशिप हो जाती है बान को हराने के लिए। अब ईको अपने बीस्ट को समन करता है और सोजी भी तैयार हो जाता है अपनी फ्लेम्स के साथ, लेकिन तभी कात्सुबाटा उसके पास आता है और उसे मना करता है और बोलता है इसे हराने के लिए तुम्हारी फ्लेम्स काफी ज्यादा जरूरी है, तो अपनी एनर्जी को बचा कर रखो। और इसके बाद एक बीस्ट समन पर सुरुगी और सोजी बैठ जाते हैं। सुरुगी अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल कर रहा था सोजी को गर्म रखने के लिए और इसी के साथ साथ एक बीस्ट पर बैठ जाते हैं वागारी और कात्सुबाटा भी अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल कर अपने आप को और वागारी को गर्म कर रहा था। अब ये चारों जने मिलकर बान के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन बान अपने फेदर्स को इनकी तरफ फेंकता है जिसे ये जैसे तैसे कर बचते हैं। उरुगुसावा भी बान के ऊपर एम कर रही थी और रेनरी उसके हाथों को गर्म करने के लिए गर्म पानी को उसके हाथों के ऊपर गिरा रहा था। और कात्सुबाटा जंप कर बान के ऊपर हमला करता है और वागारी भी एक स्ट्राइक मारता है और फिर अचानक से उसके पीछे टेलीपोर्ट होने के बाद बान का एक फेदर काट देते हैं। वागारी अब बान को बोलता है बान मुझे तुम हमेशा से पसंद थे, तुम्हारे अंदर टैलेंट था और काफी ज्यादा तुम हैंडसम भी थे, लेकिन ये तुमने क्या कर लिया? बान उन्हें दूर फेंकते हुए बोलता है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तुम्हारी प्रेज की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी कात्सुबाटा और वागारी उसकी तरफ वापस से बढ़ते हैं, लेकिन तभी बीच में इको की स्पिरिट पावर 0 हो जाती है और उसके बीस्ट भी गायब हो गए थे, जिसकी वजह से अब ये दोनों गिर रहे थे। लेकिन सुरुगी बोलता है अभी भी इसका एक पंख बाकी है और ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर कूद जाता है, जिसके बाद उसे काफी चोट लगती है, लेकिन फिर भी वो उसके पंख को मेल्ट कर देता है। और पीछे से सोजी भी आ जाता है और उसकी स्पिरिट पावर काफी जल्दी से डिप्लीट हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी सारी स्पिरिट एनर्जी को फोकस कर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन बान इजीली डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं बान ने जो स्टार्टिंग में बड़ा सा स्टैचू बनाया था वो हिलने लग गया है। बान ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसे कंट्रोल कर रही थी हमारी हाइजिमा, लेकिन जैसे ही वो उसे अटैक करने के लिए बोलती है वो पूरा का पूरा स्टैचू टूट जाता है क्योंकि इसके जॉइंट्स ही नहीं थे तो ये मूव कैसे करता। लेकिन ये देखने के बाद बान को काफी तगड़ा शौक लगता है और यही मौका था उरुगुसावा का बान को पकड़ने के लिए। और तभी सोजी आगे आता है और उसके ऊपर अपनी सारी फ्लेम पावर से लगातार हमले करता रहता है, लेकिन अभी भी बान एक्सरसाइज नहीं हुआ था, लेकिन वो लगभग डिफीटेड होता है। कात्सुबाटा बोलता है वागारी तुम बाकी संभाल लो, और हम देखते हैं वागारी को जो कि उसे बोलता है बान मुझे पता था तुम्हें हमेशा से सुंदर बनना है, लेकिन अभी तुम काफी बद्दे दिख रहे हो, बस हमें अब तुम मरने से पहले के बारे में सारी चीजें बता दो। अब इससे पहले बान उन्हें के बारे में बता पाता कि अपनी सारी फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए बान के ऊपर हमला करता है। बान को लगता है ये फ्लेम्स उसे प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन तभी
ये फ्लेम्स उसे जलाने लग जाती है। बान को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है और वागरी को उसकी सफरिंग देखी नहीं जाती, तो वो एक अटैक में उसका काम तमाम कर देता है। इको उसके जाने से पहले उसे बोलता है, बान तुम हमेशा हमारी क्लास के एक मेंबर रहोगे, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। और इसी के साथ इन लोगों ने एक हाई लेवल डेड अकाउंट को एक्सरसाइज कर दिया था, जिसके के बाद वो बर्फ का तूफान भी खत्म हो जाता है और वहाँ पर आ जाते हैं इन दोनों के टीचर्स। अरे वाह भाई, अब हम आ गए हैं, बाकी हम संभाल लेंगे। संभालने लायक तो कुछ बचा ही नहीं। तो चलो कुछ नहीं, हम फिर भी स्कूल में वापस जाते हैं। और अब जब ये लोग स्कूल में वापस जाते हैं तो वहाँ पर क्लास ए और बी के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी हुई थी। सोजी का बिल्कुल भी मन नहीं होता क्योंकि अभी अभी उन्होंने एक क्लासमेट को खोया है, लेकिन आज़ाकी सेंसे उसे बताता है दरअसल ये हम पार्टी उन लोगों के लिए करते हैं जो कि अपनी जान को इतना ज्यादा जोखिम में डालने के बावजूद अभी तक हमारे पास जिंदा लौट कर आते हैं। हमें उन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो चलो जाकर एंजॉय करो। अब ये लोग एंजॉय कर रहे थे, तभी वहाँ पर कोरेकियो सेंसे आते हैं और सोजी से उनकी सारी गलतियों की माफी मांगते हैं, जिसके की बाद वो वागरी के पास जाती है जो कि डिप्रेशन में जा चुका था। उसे बान को खोने का काफी बड़ा झटका लगा था। और अब हम डिजिटल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पर सैड बॉय के अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था। सैड बॉय के का अल्टीमेट गोल है इस दुनिया को खत्म करने के बाद एक डेड वर्ल्ड बनाना, जिसका कि सैड बॉय के किंग बनने वाला है। और इसके बाद ये लोग आराम से हॉट स्प्रिंग में अपने आप को एंजॉय करते हैं और आने वाले खतरों की तैयारी को भुलाते हुए करंट मोमेंट में जी रहे थे। तो गाइज इसी के साथ हमारे इस एनीमे का सीजन 1 भी खत्म हो जाता है। आई नो इसकी एंडिंग काफी ज्यादा रश्ड लग रही थी, लेकिन इसके सिर्फ 12 एपिसोड्स ही है और इसका सीजन 2 अभी तक अनाउंस भी नहीं हुआ है। तो अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद मैं किस एनीमे को एक्सप्लेन करूँ वो कमेंट्स में भी बता देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड हाँ सायोनारा।